नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज आपने एक्सरे कार्यक्रम में भाऊ के एक खबर देखी हो। अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे के वफादार सांसद। इस दौर में वफादार गद्दार ये पहले बताना पड़ता है, नहीं तो क्लियरिटी नहीं हो पाती है, विजन क्लियर नहीं होता, धुंधला सा रहता है सब। अरविंद सावंत ने ऐतिहासिक टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट पर। ऐतिहासिक थी, भूतो न भविष्य थी। इससे पहले सिर्फ दिग्विजय सिंह ने ऐसा दुस्साहस किया था। और कहा अरविंद सावंत ने कि न्यायपालिका इस देश की, सुप्रीम कोर्ट इस देश का एक गुलाम बन के बैठा हुआ है। इस देश में बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, खबर आप लोग देखिएगा एक्सरे में, बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। लोग हमला शुरू कर देते हैं दिग्विजय के खिलाफ, तो कंटेम्प्ट चलाने के लिए बहुत बेताबी थी कुछ लोगों में। इंदौर के मेयर भी बेताब थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही कदम नहीं आगे बढ़ाई। और हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करे कंटेम्प्ट, बुलावे दिग्विजय को। हमने प्रोग्राम दिग्विजय का चलाया था, हमें भी बुला लो। और क्या बोल सकते हैं, हमने प्रोग्राम चलाया था, हमें बुला लो। कम से कम खुल करके इस देश के सामने आवे तो कि आखिर क्यों हमारे मन में ये दुख है, ये वेदना है, ये पीड़ा है, क्यों है, ये आना चाहिए। दरअसल इस खबर को मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में इसलिए बताया कि इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज न्यायपालिका पर सवाल उठ रहा है, आज कार्यपालिका पर सवाल उठ रहा है, आज इस देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहा है, सभी संवैधानिक संस्था। आज चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में ही नहीं है, देश का विश्वास उठ चुका है, बिल्कुल उठ चुका है विश्वास। हमारे चुनाव आयोग पे भारत से ज्यादा मुझे लगता है कोई और विश्वास करता होगा, भारत के लोग नहीं करते। ईडी, सीबीआई, आईटी, सब की स्थिति आप समझ लीजिए। जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी इस देश की संप्रभुता और सरहद की रक्षा करना है, उन पर भी अविश्वास जन्म लेने लगा है। ऐसा क्यों? उसके पीछे जो कहते ना कि एकदम एक ऐसा मोमेंट या ऐसी वजह जो जिसने ट्रिगर कर दिया इस चीज को, इस अविश्वास को ट्रिगर कर दिया। आज हम आपको उस ट्रिगर मूवमेंट या ट्रिगर ऑर्गेनाइजेशन या ट्रिगर मंच का सबूत दिखाने वाले हैं। जिस देश में संविधान की शपथ लेने वाला यूपीएससी पास करके इस देश की नौकरशाही संभालने वाला आईएएस या आईपीएस हिंदू सम्मेलन में खड़ा होकर के संघ की तारीफ करे, यानी संघ के मंच पर खड़ा होकर संघ की तारीफ करने लगे, वहीं से ये सारे सिस्टम की गुलामी जन्म लेती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन आज हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के खंभे किसने गिराए, कैसे गिरे, जिम्मेदार कौन है, विलेन और खलनायक कौन है, ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जरा साथ बने रहिए, भाव को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़ लीजिए। स्वागत है भाव। मैं जरा दो हेडलाइन दिखा दूं, फटाफट लाओ भाई हेडलाइन, यही क्लियर हो जाएगा। आरएसएस की तारीफ करना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दें। राज ठाकरे ने आईपीएस अधिकारी से कहा, अपनी अंतरात्मा को गिरवी न रखें। अगली हेडलाइन लाइए, जनसत्ता की हेडलाइन है, अगली लाइए, नवभारत। क्या पुलिस की खाकी अब संघ के खाकी हाफ पैंट से जुड़ गई है? आईपीएस विश्वास नांगरे पाटिल पर राज ठाकरे का सीधा हमला। अब ये नाम यहाँ पा गया, विश्वास नांगरे पाटिल। ये विश्वास नांगरे पाटिल हटा दो भैया, 1997 बैच के आईपीएस हैं और ये नागपुर के कमिश्नर बनाए गए हैं। नागपुर यानी संघ का घर, संघ का गढ़, संघ का दफ्तर, संघ का मुख्यालय नागपुर के कमिश्नर बनाए गए। तो इनका बहुत, अगर बहुत ज्यादा इनकी जो है उनका समर्पण था संघ के प्रति, तो संघ दफ्तर पर 2 होमगार्ड और खड़ा कर देते, और खड़ा कर देते। संघ के मंच पर जाकर के केशव बलराम हेडगेवार की देशभक्ति का प्रमाण, जिसको न सतीश चंद्र खोज पाए, न बिपिन चंद्र खोज पाए, मतलब सतीश चंद्र तो मेडिवल में थे, न बिपिन चंद्र खोज पाए, न सुमित सरकार खोज पाए, कोई नहीं खोज पाया। तो विश्वास नांगरे पाटिल को अगर इतना पता है, क्योंकि
यूपीएससी पास किए हैं तो पढ़े होंगे इतिहास वगैरह। अगर इनको इतना पता है तो बाकी सबका सलाह अलग है, मेरा अलग है। आप इस्तीफा देके इतिहास ही लिख डालो भाई साहब, इतिहास लिख डालो। नहीं पता है केशव बलराम हेडगेवार, हम पढ़े हो, आप भी यूपीएससी की तैयारी की हो, हमने भी इतिहास पढ़ा है। केशव बलराम हेडगेवार का इतना बड़ा योगदान था, गांधी और नेहरू और सुभाष बाबू से सबसे बड़ा था, भगत सिंह से। तो एक इतिहास की किताब लिख दो, एनसीईआरटी है ही है, अपने घर की खेती चलवा देना, वही किताब पढ़वाया जाए। जो सेवा नियमावली है 1968 की, अगर उस सेवा नियमावली, हालांकि सबको पता है बक्से में बंद कर दिया गया, संदूक में मोदी जी ने बंद कर दिया सारी नियमावली। अब एक ही नियम है, चरण वंदना, चरण चाट, एक नियम है चरण चाटना। अगर उस नियमावली का पालन हो जाए तो ये आईपीएस महोदय सस्पेंशन नहीं, इनका टर्मिनेशन हो। सीनियर आदमी है, 1997 बैच के हैं, 2026 चल रहा है, सीनियर आदमी तभी कमिश्नर तक पहुंचे हैं, इनका टर्मिनेशन हो। अब क्या है मामला, हेडलाइन के बाद जरा और बेहतर समझते हैं। अंग्रेजी की भी हेडलाइन दिखा दीजिए, अंग्रेजी में भी दर्शक होते हैं। राज ठाकरे टू आईपीएस ऑफिसर, क्विट यू इफ यू वांट टू प्रेज आरएसएस पब्लिकली। अगर सार्वजनिक रूप से आरएसएस की तारीफ करना चाहते हो तो इस्तीफा दो। चलो अब इनको सुनवा दो, विश्वास नांगरे पाटिल को सुनवा दो भैया। जीवन में शिस्त है, ऐसे स्वयं सेवकों का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में एक दूरदर्शी राष्ट्रभक्त डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार ने इस संगठन की नींव रखी। गत वर्ष 100 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहां त्रिपाठी जी, हंसा जी शुद्ध हिंदी में उन्होंने बात किया, मेरी हिंदी ब्रोकन हिंदी है, तो मैं अब इसमें आपने खाली आईपीएस को देखा होगा, लेकिन आईपीएस को मत देखिए, एक बार ऑडियो बंद करके चला दो। ये मौजूद कहां पर है, संघ का मंच है जो है, वहां पर बैकड्रॉप में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप गौर से। उनके पोडियम पर सकल हिंदू समाज लिखा है, चला तो प्ले करो तब समझ में आएगा। हाँ, सकल हिंदू समाज, और पीछे देखिए हिंदू सम्मेलन 2026, हिंदू सम्मेलन 2026 लिखा है। ठीक है, हटा, हिंदू सम्मेलन 2026, ये हिंदू सम्मेलन में कमिश्नर साहब मौजूद है। आगे चलिए, अब जरा कांग्रेस का ट्वीट है, महाराष्ट्र कांग्रेस का, वो भी दिखा दीजिए। ये देखिए, इसको अच्छा ले लिया है मराठी में, तो मराठी में तो फिर भाऊ ही पढ़ दे। असावा एखादा छंद, क्या है भाऊ ये? असावा एखादा छंद, इसका मतलब है आपको एखाद हॉबी होनी चाहिए। संविधानची शपथ घेऊन देशद्रोही संघाच्या शाखेत जाऊन त्यांची तारीफ करण्याचा, बोले संविधान की शपथ लेकर देशद्रोह संघ की शाखा में जाकर उनकी तारीफ करते हो। ऊपर नीचे इनकी फोटो है, देखिए नीचे यही है पूरी फोटो, ऊपर तक बस चलाओ उनका ना, यही है नीचे कि असावा एक छंद, यानी एक आपको हॉबी होनी चाहिए। और वो हॉबी आपकी ये हो गई है कि देशद्रोही संस्था जिसको हम मानते हैं, उस संघ के कार्यक्रम में जाके आप स्थापना करते, आप वो तारीफ करते हैं, जबकि आप संविधान की शपथ लेकर नौकरी ज्वाइन किए हो। और ये नीचे ये फोटो में इसका आशय। गणवेश और वर्दी, हाँ, इन दोनों का कॉकटेल है नीचे फोटो में। चलिए ठीक है, अब इसके बाद ये पूरा मामला समझने के लिए सेवा नियमावली समझनी होगी, उसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखा देते हैं, फिर चलते हैं भाव के पास। कुछ हिस्सा खाली देख लीजिए। ये देखिए, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम के तहत कोई भी अधिकारी किसी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक संगठन के कार्यक्रम में पूर्व सरकारी अनुमति के बिना भाषण नहीं दे सकता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा एक एक शब्द, सरकार, राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक संगठन। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि अधिकारियों को राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखनी होती है। प्रमुख नियम और प्रावधान। राजनीतिक तटस्थता, नियम 5,
कोई भी आईपीएस अधिकारी किसी राजनीतिक दल या संगठन से नहीं जुड़ सकता है, न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग ले सकता है। पूर्व अनुमति नियम 7, अधिकारियों को रेडियो प्रसारण, मीडिया साक्षात्कार या किसी सार्वजनिक मंच पर भाषण देने से पहले सरकार से अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। सार्वजनिक आलोचना नियम 9, अधिकारी किसी भी ऐसे संगठन के कार्यक्रम में भाषण नहीं दे सकते जो सरकार की नीतियों, फैसलों या किसी विचारधारा विशेष का पक्ष या विरोध करता हो। अब सरकार का पक्ष वाले में तो हर जगह अधिकारी ही मौजूद रहते हैं, पक्ष या विरोध करता हो, दोनों नहीं रह सकते, जिससे जनता के बीच उनकी प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल उठे। और आगे चलिए, और आगे चलिए, और क्लियर, अभी क्लियरिटी इसमें आएगी। और यहां पर देखिए रूल 5, तटस्थता बनाए रखना अनिवार्य। सेवा नियमावली के नियम 5(1) के तहत सभी अधिकारियों को अपने आधिकारिक कार्यों में पूरी तरह से धार्मिक और राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होता है। विचारधारा से दूरी, वे किसी भी ऐसी गतिविधि या सम्मेलन का हिस्सा नहीं बन सकते जिससे समाज में संदेश जाए कि अधिकारी किसी विशेष धार्मिक विचारधारा का समर्थन कर रहा है। ये कहां पर थे? हिंदू सम्मेलन, इसीलिए हम दिखाए थे दोबारा, हिंदू सम्मेलन 2026, ये एक विशेष धार्मिक सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। यदि कोई आईपीएस अधिकारी किसी सार्वजनिक धार्मिक संगठन, गैर सरकारी संस्था या किसी विशेष समुदाय द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होना चाहता है तो उसे सरकार से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होती है। बिना सरकारी अनुमति के ऐसे आयोजनों में मुख्य अतिथि बनना, भाषण देना या मंच साझा करना, भी भाषण न भी दियो तो ये सेवा नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाता है। यहां संघ आप हटा भी दीजिए, इसलिए मैं इसको दिखाया, आप संघ हटा दीजिए। वो मंच हिंदू सम्मेलन 2026 है। हिंदू सम्मेलन 2026, अब इसमें भी कोई डाउट है क्या कि वो धार्मिक सम्मेलन है, एक विशेष धर्म का सम्मेलन है? कोई डाउट नहीं बचा उसमें। संघ तो आप हटा दीजिए, केशव बलराम हेडगेवार का तो अभी कुंडली आगे खोल ही देंगे। यदि कोई आईपीएस अधिकारी नियमों का उल्लंघन कर किसी धार्मिक सम्मेलन में शामिल होता है, धार्मिक सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन में शामिल होता है या बिना अनुमति के वहां वक्तव्य देता है, तो सरकार उसके खिलाफ अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के तहत दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। यहां दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। अब हटा दो भाऊ, संघ हेडगेवार की तारीफ तो अलग ही मसला है। ये तो धार्मिक सम्मेलन, जहां लिखा है हिंदू सम्मेलन 2026, ये तो वहीं पर फंस गए हैं। इस देश में सब के सब, अगर मुसलमान अधिकारी, मुसलमान, ऐसा भी उत्तर प्रदेश में उदाहरण है, मैं इसी कार्यक्रम में खोज के दिखाना होगा दिखा दूंगा। मुसलमान अधिकारी अगर किसी, मतलब जो हमारे यहाँ होता है ना कि सामाजिक सौहार्द वाला पीस कमेटी जिलों में होती है, पीस कमेटी में भी जा करके और 2 शब्द इस्लामिक उसमें कर दे तो नौकरियां गई हैं, सस्पेंशन हुए हैं। राज ठाकरे ने 2012 में रजा अकादमी के खिलाफ एक मोर्चा निकाला था, प्रोटेस्ट किया था मुंबई में। एक पुलिस पर्सनल में, एक पुलिस के अधिकारी ने उसको अप्रिशिएट किया था, उसको पोस्ट किया था, एक अच्छा काम किया राज ठाकरे ने। उसका सस्पेंशन हो गया था इमीडिएटली, उसको छुट्टी पे जाने के लिए बोल दिया गया था क्योंकि उसने सर्विस रूल के खिलाफ काम किया। हर राजनीतिक जो अधिकारी है वोट देने जा सकता है, वोट देता है, वोट देते समय उसकी एक पर्सनल प्रायोरिटी होगी, वो भारत का नागरिक है तो वोट देता है। लेकिन जब आप संविधान की शपथ लेते हैं और आप यदि सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कर्मचारी का जो रूल है, जो एक्ट है, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951, इसी के आधार पे बना है ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968। उसके तहत दिए हुए कानूनों को आपको मानना होगा। उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले वो जाना ही उनका गलत था। अब एक बात अलग है, वो बोलते परमिशन लेके नहीं गए, वो तो बैकडेट में लेटर लिख देंगे और बैकडेट में उनको परमिशन भी मिल जाएगी। कि स्वयंसेवक संघ का जो स्वयंसेवक है
जो हाफ चड्डी पहन के कई बार फोटो देखे होंगे आपने नमस्ते सदावत्सली के पोज में देवेंद्र फडणवीस के, वो तो बोल देगा कि मेरे से परमिशन लेके, लेकिन क्या ये जो बोले उसको एंडोर्स करते हैं? यदि वो कहते हैं कि संघ बहुत डिसिप्लिन है और उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो इसी संघ के कार्यालय पे जहां वो बैठे हुए थे, भाषण दे रहे थे, सालों आजादी के बाद भारतीय ध्वज नहीं फहराया गया, क्या इसके बारे में विश्वास नागरे पाटिल एंडोर्स करते हैं? जिस बलिराम हेगड़े के बारे में बोल रहे थे कि वो स्वतंत्र सेनानी है, वो कौन से रूप में स्वतंत्र सेनानी थे, कहीं बता पाएंगे? क्या संविधान को न मानना या संविधान को जलाना ये संघ का काम था? क्या संघ के खिलाफ ही बाबा साहेब आंबेडकर ने मनुस्मृति नहीं जलाई थी? और तमाम हिंदू सम्मेलन देश में ऐसे है जहां हेड स्पीच के तहत मार्क किए गए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इसका संज्ञान भी लिया है। ये नागरे पाटिल बड़े सीनियर इंसान है भाई, सीनियर ऑफिसर है। 1997 बैच, जैसे कि आशीष जी ने बताया, ये नागपुर के कमिश्नर बनने के पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, एडीजी। वहां से कमिश्नर भेजे गए। अपने पूरे कार्यकाल में जो एक रोल मॉडल के रूप में लोग देखते थे, उसमें उन्होंने ग्रहण लगा दिया, या उन्हें लगा कि संघ की अप्रिशिएट करना ही सत्ता के और नजदीक जाने का दरवाजा खुलता है या चाबी है। लग तो ऐसा ही रहा है अभी। आप संघ की बढ़ाई करो और प्रमोशन पाओ, आप संघ की बढ़ाई करो और अच्छे पोस्टिंग पे जाओ। क्या ये रास्ता अपनाना पड़ा विश्वास नागरे पाटिल को, जिसको एक अपराइट ऑफिसर माना जाता था? वो पोलाइटली मना भी कर सकते थे। लेकिन वहां जाके भाषण देना और ये कहना है कि संघ एक डिसिप्लिन और बहुत ही 100 साल पूरे हो गए उसको, और उसके लिए तो संघ ने जो काम किए हैं, संघ ने जो अभी तक काम किए, संघ की जो लिखी हुई किताबें हैं, संघ चालक द्वारा लिखी गई किताब बंच ऑफ थॉट्स को क्या एंडोर्स करते हैं नागरिक? संघ और संविधान ये विपरीत है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जहां संघ है वहां संविधान नहीं, और जहां संविधान है वहां संघ को जगह नहीं। हाँ, कि संविधान जिस बराबरी की बात करता है, संघ कतई उसके साथ नहीं था। वो छोड़िए, संघ का अस्तित्व ही असंवैधानिक है। संविधान के मुताबिक तो हर चीज की एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी, एक्सपायरी, रिन्यूअल सब होना चाहिए। संघ का कुछ नहीं है। संघ का अस्तित्व ही संविधान के अस्तित्व के खिलाफ है। तो क्या फिर संविधान की शपथ लेके आप जाइए। मैं विश्वास नागरिक के ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन नहीं। आप विचारों से संगी हो तो आप इस्तीफा दे दीजिए, बिल्कुल शाखा में जाइए, सुबह प्रचारक बनिए, चुनाव लड़िए। लेकिन आम आदमी जो आज नागपुर में आप कमिश्नर है, क्या कोई मुसलमान न्याय मांगने के लिए आपको आने के पहले 3 बार सोचेगा कि भैया ये तो संघी विचारधारा के, ये तो मुझे न्याय देगा नहीं? या फिर आप कमिश्नर संघ के बन के आए हो नागपुर में, तो आप अपना हेडक्वार्टर संघ कार्यालय में शिफ्ट करवाइए, रेशम बाग में वैसे चलिए, वहीं बैठू, क्या दिक्कत? कई अधिकारी मैंने देखे वो पोलाइटली मना करते हैं। वो दौर अलग था जब पोलाइटली मना किया जाता था। अब मना नहीं करना है, अब तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करना है। आज तो उल्टा है आशीष जी, मुझे तो लगता है ये कहीं से जुगाड़ करते होंगे कि हमको बुलाया जाए। हाँ, बताइए, एक न्यायाधीश जाती है हाईकोर्ट की और निर्लज्जता से एक्सेप्ट करती है
कि पहली बार आई तो एक प्रमोशन हुआ, दूसरी बार आई तो दूसरा प्रमोशन हुआ, और तीसरे बार आई हूं। सीधा चीफ जस्टिस ही न बन जाओ तीसरे बार में। या क्या संघ की स्थिति अब नागपुर में ये हो गई है कि जैसा कोई विदेश से राजदूत आता है तो सबसे पहले अपने राष्ट्रपति, अपने देश के राष्ट्रपति को जाके मिलता है और वहां से वो लेटर उनको देता है कि मैं फला फला देश का राजदूत करके यहाँ पे आया हूँ, एक सेरेमनी होती है। तो क्या अभी एक नई परंपरा शुरू होगी, जो भी पुलिस कमिश्नर आएगा, जो कलेक्टर आएगा, पहले संघ के वहां जाके एंडोर्समेंट करेगा कि मैं आया हूं नागपुर सर, आपके साम्राज्य में भेजा गया हूं। क्या ये स्थिति आ गई है? संघ है, सबसे बड़ी बात है आप किसकी, जिसका कोई लीगल अस्तित्व ही नहीं है। संघ वो है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, संघ अच्छा लगे बोला, संघ का क्या है लीगल, उसका अस्तित्व क्या है, वैधानिक रूप से संघ कहाँ खड़ा है, कौन है संघ, ये क्या है संघ, क्या बेचता है संघ? आपने शहर शहर गांव गांव में 10 खड़े कर लिए हैं उनको ब्रेन वॉश कर करके। आप हो क्या? संविधान में तो करो, संविधान जहां पर, और ये पता है ये नेहरू के 500 अच्छे गुणों पर एक जो है ये उनकी कमी भारी है, और वो ये नेहरू से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, इसमें सभी सब शरीक है। इस जो है ये मतलब एक पाप है देश के साथ, एक ऐसा संगठन जिसकी कोई लीगलिटी नहीं है, कोई वैधानिक उसके पीछे सपोर्ट नहीं है, कोई धरातल नहीं है, और वो इतने दिन से देश में लाखों करोड़ों लोगों के बीच में अपने कार्यक्रम कैसे संचालित कर रहा है? नहीं, लाखों करोड़ रुपए पैसा आता है उनके पास, अरबों, अब तो रुपया तो अरबों अरबों आता है। कैसा अकाउंट खुलता है यदि कोई कंपनी रजिस्टर ही नहीं तो? बिना कौन पैन सा नंबर इनकम टैक्स में कौन भरता है, इसका किस नाम से ज्यादा जाता है अकाउंट्स? ऑडिट होते नहीं होते, हजार हजार करोड़ की बिल्डिंगें खड़ी होती है। हाँ, ये जो है इनका, और ये इन्होंने ये बता रहे हैं कि केशव बलराम हेडगेवार बहुत बड़े वो थे, राष्ट्रभक्त दूरदर्शी थे, वो दूरदर्शन को दूरदर्शी बोल दिए हैं कमिश्नर साहब। हाँ, हाँ, आजकल ये दूरदर्शन दूरदर्शी हो गया। हाँ, ये वो वही संघ है जिसने दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान को आग लगा दी, फूंक दिया, वो है, उसको देशभक्त बता रहे हैं। वही संघ है जिसको 2001 इनके संघ मुख्यालय में पहली बार 26 जनवरी 2002 को तिरंगा फहराया गया था, पहली बार। 1947 में देश आजाद हुआ, 2002 में 26 जनवरी 2002 में, और वो भी कब, ये नौबत कैसे आई? 26 जनवरी 2001 को बहुत बड़ा विवाद हुआ, 3 महाराष्ट्र के नौजवान, 3 उनके नाम मेरे पास है, बाबा मेंढे, ये 3 कार्यकर्ता थे, राष्ट्र प्रेमी युवा दल, ये था वहां पर कोई अस्तित्व में महाराष्ट्र में, राष्ट्र प्रेमी युवा दल, इसके 3 कार्यकर्ता थे, बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी। ये तीनों संघ के मुख्यालय में जबरिया घुस गए और घुस के वहां पर तिरंगा फहरा दिया। सोचिए, इस देश में कहीं पर भी कोई जबरन खालिस्तानी झंडा फहरा दे, और कोई उनके कुछ ऊपर फहरा दे, एफआईआर दर्ज हो गई। वही बात कर रहे कि अगर देश कहीं का तिरंगा खालिस्तानी, फहराने का एफआईआर पहली बार भारत भूमि पर दर्ज हुआ है। पहली बार ये संघियों ने दर्ज करवाया तिरंगा फहराने पे। ये सर्टिफिकेट बता रहे हैं देशभक्ति का और देश प्रेम का और समर्पण का और आजादी दिलाने में योगदान का। तिरंगा फहराने पे वो कोई देशद्रोही झंडा नहीं, तिरंगा फहराए थे बेचारे वो 3 नवयुवक। 2013 तक मुकदमा लड़े, 2013 तक मुकदमा लड़े हैं भाऊ। हाँ हाँ, केशव बलिराम हेडगेवार, संघ के संस्थापक, जरा ढूंढ के बतावे लोग। दुनिया भर का संघी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाते हैं, जितना अनुशीलन समिति और हेन तेन है ये चलाते हैं, ये सब का सब चलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। जरा अनुशीलन समिति में क्या किए थे बताओ। कितने बड़े देशभक्त थे वो हमारे अनिल मित्र जो है, अनिल जैन जी, बहुत
मतलब जो रहते ना 24 घंटे पढ़ने वाले, किताबों में रिसर्च करते वाले, उन्होंने एक किस्सा शेयर किया कि 7 जुलाई 1939 को केशव बलिराम हेगड़ेवार नासिक के बाहरी इलाके देवलाली में अपना एक अमीर सहयोगी की हवेली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, जब मुकुंद हुद्दार ने उनके सामने सुभाष चंद्र बोस से मिलने का प्रस्ताव रखा। हेगड़ेवार ने मना कर दिया था। आजादी की लड़ाई के चरम पर बोस से मिलने की अपील को ठुकराने को संघर्ष को धोखा देने समान था। मुकुंद हुद्दर समझ गए थे कि उन्हें मनाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। हेगड़ेवार भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, ये तथ्य है। संघ दफनाना चाहता है। हेगड़ेवार जैसे व्यक्ति के लिए जो अंग्रेजों के प्रति इतना वफादार हो गया था, हुद्दर का बोस से मिलने का प्रस्ताव बेहद परेशान करने वाला था। कुछ महीने बाद 1940 में मुकुंद हुद्दार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। वे शायद आखिरी व्यक्ति थे जो आरएसएस को स्वतंत्रता संग्राम की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। बाद में वर्षों में आरएसएस समर्थक लेखकों ने चुपचाप हेगड़ेवारी की हुद्दार के साथ हुई बातचीत का बिल्कुल विपरीत संस्करण प्रसारित कर दिया था। ऐसा ही ये जो मिस कैलकुलेशन है, गोलवलकर की किताब है वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड। अब उसमें है कि वो तिरंगे को अशुभ बताते हैं। बाद में चंद्रशेखर जी ने जब इस किताब का उल्लेख किया तो आडवाणी जी ने कहा कि ये किताब है गोलवलकर जी ने लिखी नहीं थी। बाद में ये सामने आया कि गोलवलकर जी ने इस किताब का अनुवाद किया था, लिखी नहीं थी। गलती से प्रकाशक ने उनका नाम लेखक के तौर पर लिया था। अब मेरा सवाल यह है कि गोलवलकर कोई अनुवाद का प्रोफेशनल काम तो नहीं करते थे, 2 पैसा प्रति शब्द अनुवाद कर रहे हैं। उन्होंने अनुवाद ही इसलिए किया उस किताब का, यदि वो अनुवादी ही होंगे तो, क्योंकि उनको उस किताब में जो विचार लिखे हैं वो अपने नजदीक दिखाई दे रहे थे, इसलिए उन्होंने ये काम किया। और इसका जो मतलब संघ को लेके कितनी बातें, संघ को लेके अंग्रेजों के समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। इसके बावजूद आपको संघ की लाइकिंग होती है। हमने भी कहा था कार्यक्रम में कि जो भाषण हमने सरसंघ चालक के सुने 3 दिन के दिल्ली में, आदरणीय मोहन भागवत जी के, तो हमको लगा कि हमको संघ ज्वाइन कर लेना चाहिए यदि इतने अच्छे विचार है तो, कि मुसलमानों की भी इस देश में जरूरत है, हम सबका डीएनए एक है, कोई भारत में जात पात नहीं है, सारी बातें। लेकिन प्रॉब्लम संघ का सबसे बड़ा है, संघ बोलता एक है और करता एक है। संघ बोलता है कि इस देश के मुसलमान इस देश का हिस्सा है, और गोली मारो सालों वालों को मंत्री बनाया जाता है। 20-80 की बात होती है, झटका हलाल की बात होती है, हिजाब की बात होती है, शमशान कब्रिस्तान की बात होती है। तो ये कुल मिलाकर फिर आप बातें तो वही करते हो जो आपने जिस शुरुआत में जो बातें की है। चलिए, इनका ये तो एक बात तो हो गई, नागरे जी ने संघ को एंडोर्स करके वो बता दिया कि वो घोर संघी है। अब ये सरकार को निर्णय लेना है कि संघी विचारधारा का पुलिस कमिश्नर इस नागपुर में क्राइम पे कंट्रोल करेगा या शाखा लगवाएगा। नहीं, सरकार इसमें कुछ नहीं तय करेगी। विश्वास नागरे पाटिल सिर्फ एक आप एग्जाम्पल मान लीजिए, जो बात इसीलिए मैंने शुरुआत अरविंद सावंत से किया था, जो अरविंद सावंत ने बोला था न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट पर। अब ये पूरा का पूरा देश इच्छा से या अनिच्छा से, चाहे अनचाहे, उसको चरण वंदना करनी है, क्योंकि उसे सरवाइव करना है। और कोई ऐसा नहीं है जिसको सत्ता, सुख, ताकत और मलाई ये ना पसंद हो, बस सब उसी देखिए, आपको सत्ता सुख भोगना है,
आपने सत्ता की मलाई खानी है, क्रीम पोस्टिंग चाहिए, सरकार से ठेके चाहिए, सरकार का अनुग्रह चाहिए, सरकार का आशीर्वाद चाहिए, तो आपको जय जय संघ बोलना होगा, और यही तरीका आप दिखाई देता है। वही है ये, इसीलिए सब देश तबाही इसीलिए मध्य हो गया। प्रदेश के बड़े बेबाक मंत्री है कैलाश जी, हमारे मित्र, उन्हीं को सुनाने जा रहे थे, उन्हीं को बस सुनाने जा उनका रहे जो वक्तव्य है बहुत मौजू है आशीष जी अभी। थे। कैलाश के हालांकि वर्गीय को सुन उनका लीजिए। वक्तव्य इसके पहले का है, नागरिक के भाषण हाँ, के पहले का है, पहले का। लेकिन ये पूरे देश में क्या हो रहा है इसका वो बेहतरीन ट्रेलर है। लो भैया। बहुत भीड़ हो गई। हम सरकार में जो भी अधिकारी आता, सर मैं शाहजहाँपुर में था सर, तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे, वहाँ जाता था। अरे भाई अभी तुम जाते हो, हमारी सरकार में भी उसके पहले तो कोई बताया है नहीं तुमने। हर अधिकारी के मन में कुछ न कुछ तो बताता है, रहता है कि मैं अपना कमर दिखाऊंगा, देखो साहब मैंने भी पट्टी, मैंने भी बेल्ट बांधा है, चट्टी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी, समझिए, मतलब हर अधिकारी कर्मचारी आजकल आता है तो यही बताता है सरकार लेकिन को, अधिकारी कर्मचारी कि हम मैं एक आप पर चलते हैं। व्यक्तिगत किस्सा सुनाना चाहता हूँ आशीष जी। मोदी जी की सरकार आई और फिर हमने, हमारे एक मित्र है कपड़े के बड़े व्यापारी, मैं उनके यहाँ गया, तो मैं जरा उनके दुकान पे मैंने पिताजी की फोटो देखी तो मैं थोड़ा सा असहज हुआ, क्योंकि मैं परिवार को जानता हूं। उनके पिताजी उस संघ वाले ड्रेस में थे, फोटोग्राफ उनकी और ऐसी लगी हुई थी, जहां बैठा हुआ था उसके ऊपर ऐसी बड़ी। तो मैंने बोला यार क्या करती है वो अग्रवाल जी, अंकल के संग में थे, फोटोशॉप करवाई। बोले क्यों? बोले ये जीएसटी फीएसटी वाले आते हैं ना तो बताते, बोले कि प्रचारक वो प्रांत प्रचारक रहे, बड़े पद पे रहे, तो अधिकारियों की तकलीफ नहीं होती है बोले ये सब करने से। तो मैं खूब लटपट, मतलब हंस हंस के लोट हो गया मैं। उसके बाद कैलाश जी का वीडियो और फिर विश्वास नागरे फिर विश्वास नागरे का भाषण, ये एक कड़ी में है आशीष। तो अब संघी ये ओटीपी हो गया है, सरकार से लाभ लेने का। संघी का मतलब ये घी पीने के लिए जो संघ में शामिल हो, संघी हाँ, है। संघी, संघी में घी है सत्ता का। हाँ, घी है। तो हम सब घी संग रहेंगे तो घी पिएंगे। यही उसी परिभाषा पे, और इसी परिभाषा ने इस देश के सारे सिस्टम को, सारे अंग को कंप्रोमाइज करवा दिया है। सब कंप्रोमाइज होकर। इजाजत दीजिए हमें, और भी जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।